आज के शो में पीआईए निजकारी तारीखी डील। निजकारी से हुकूमत को 55 अरब रुपए हासिल होंगे। कंपनी के असासों की मालियत 45 अरब रुपए। पीआईए की वैल्यूएशन 180 अरब रुपए। अस्सलामुअलैकुम। बस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सिफान खान। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की प्राइवेटाइजेशन एक अहम संग मील है, एक अहम माइलस्टोन है जिसकी स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस, इकनॉमिक इंपॉर्टेंस पर गवर्नमेंट बार बार बात कर रही है। ख़ास तौर पर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की प्राइवेटाइजेशन से मुताल्लिक जो अहम माशी और टेक्निकल नौयत के सवालात हैं वो आज प्रोग्राम के में हम जानेंगे कि ख़ास तौर पर जो इसकी वैल्यूएशन से मुताल्लिक सवालात हैं, जो गवर्नमेंट का क्लेम है ट्रांसपेरेंसी का, क्या एक्चुअली ये एक बड़े ट्रांसपेरेंट मैनर में एग्जीक्यूट हुई? ये बड़ा अहम सवाल है जो प्रोग्राम में उठाएंगे। खास तौर पे इसकी इम्प्लीकेशंस सिग्नलिंग के लिहाज से पाकिस्तान में मौजूद मुकामी इन्वेस्टर्स और बैरून मुल्क मौजूद इन्वेस्टर्स के लिए क्या होगी, और ख़ास तौर पर फिस्कल साइड के ऊपर जो लीकेजेस हैं ये इसके बिकने से या इसकी बिडिंग के प्रोसेस को कम्प्लीटली सक्सेसफुली होने से क्या पाकिस्तान की मईशत पर, फिस्कल साइड पर इसके इंतहाई मुस्बत असरात होंगे और कब तक जाकर वो असरात सामने नजर आना शुरू होंगे। खास तौर पर अगर हम माजी में जाते हैं तो पाकिस्तान की प्राइवेटाइजेशन के हवाले से जो तारीख रही है वो इतनी अच्छी नहीं रही है। उसमें इत्तसालात या के इलेक्ट्रिक जैसी ट्रांजेक्शंस और फिर जो कंट्रोवर्सीज उसके आगे इर्द गिर्द घूमी, उस वजह से जो कॉन्फिडेंस है प्राइवेटाइजेशन पर वो इंतहाई लो लेवल के ऊपर था। पीआईए की जो हालिया पहला अटैम्प्ट था जो फेल हुआ, इस अटैम्प्ट के अंदर सक्सेसफुली जो बिडिंग का प्रोसेस हुआ, तो ये क्या फ़र्क था दोनों हालात में, मारूजी हालात में क्या डिफरेंसेस थे, इस प्रोग्राम में आज हम बेनकाब करेंगे। इस पर ज़रूर हम सवाल उठाएंगे। आपको बताते हैं जो अता तार साहब जो एक जो वफाकी वजीर है, उन्होंने जो इसको एक अहम तारीखी माइलस्टोन कहा है, वो क्या कहा है ज़रा आपको सुनाते हैं। अता तार साहब की गुफ्तगू लेट्स हियर दिस। बचपन से सुनते आए हैं पीआईए प्राइवेटाइज हो रही है, पीआईए प्राइवेटाइज हो रही है, पीआईए प्राइवेटाइज हो रही है। हुई नहीं हुई, अटेम्प्ट्स हुए, फेल्ड अटेम्प्ट्स हुए। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। ये आज एक हिस्टोरिक दिन है कि फाइनली पीआईए जो है वो प्राइवेटाइज हुई है, और मैं प्राइम मिनिस्टर और फील्ड मार्शल दोनों ने एक काविश है, एक एफर्ट है, पूरी फिर टीम, फाइनेंस की टीम की इसमें एफर्ट है। माजी में हमने वो दिन भी देखे हैं कि जब दानिस्ता तौर पे फ्लोर ऑफ द हाउस कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स देके यूरोप के और अमेरिका के रूट बंद कर दिए गए। अल्लाह का शुक्र है इसी गवर्नमेंट के दौरान वो रूट वापस खुले। तो गवर्नमेंट क्लेम कर रही है कि एक बड़ी इकोनॉमिक स्ट्रेटेजिक विक्ट्री उसकी हुई है, और ये जो बड़ा माइलस्टोन है कि 2 डिकेड बाद कोई बड़ी प्राइवेटाइजेशन की ट्रांजैक्शन सामने आई है। लेकिन एतराज़ात भी बहुत हैं, तहफ़्फ़ुज़ात और सवालात भी बहुत हैं। ख़ास तौर पे जो वैल्यूएशन है उसमें जो री इन्वेस्टमेंट का पोर्शन है 92.5%, यानी तकरीबन 125 अरब रुपये दोबारा री इन्वेस्ट होगा, और गवर्नमेंट को कितना मिलेगा इस बारे में डिटेल के अंदर जो हुकूमत के प्राइवेटाइजेशन और वफाकी वज़ीर इत्तलात हैं उन दोनों से सवालात हुए थे कि सिर्फ क्या गवर्नमेंट को 10 अरब मिलेगा, तो उन्होंने कहा नहीं जी, तकरीबन 55 अरब रुपए हुकूमत को मिलेंगे, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन 180 अरब रुपए वैल्यूएशन की बनती है। जब ये सवाल के मोहम्मद अली साहब से पूछा गया कि जो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के 75% स्टेक क्यों रखे हैं, 100% क्यों नहीं रखे गए, और क्या उन्होंने अपना पर्सपेक्टिव दिया कि इससे पहले जो बिड्स थी वो क्यों फेल हुई पहले अटेम्प्ट में, क्या वजूहात थी कि बिडर्स का जो इंटरेस्ट था या वो जो चाहते थे उसको इनकॉर्पोरेट नहीं किया गया था। तो मोहम्मद अली साहब की जरा गुफ्तगू जरा आपको सुनाते हैं कि उन्होंने क्या कहा इस बारे में। लेट्स हियर दिस। आरिफ हबीब साहब जो कंसोर्टियम था, उनकी एक कंडीशन थी कि वो 100% लेंगे वरना नहीं लेंगे। जो दूसरे कंपेटिटर थे तब्बा साहब, उनकी कंडीशन थी कि हम 75% लेंगे। तो अगर हम 75 ना करते तो कोई भी ना आता बिडिंग में। अब हमें जहन में ये भी रखना हो कि लास्ट टाइम जो हमारा अटेम्प्ट फेल हुआ उसमें यही वजूहत थी कि बिडर्स ने जो चीज़ें हमें कहीं, उनकी रिक्वायरमेंट्स थी, हमने मीट नहीं की। फॉर एग्जाम्पल, बिडर्स ने कहा था लास्ट टाइम कि हम नेगेटिव इक्विटी वाली एंटिटी नहीं लेंगे। हमने एंड में बिडिंग के अंदर हम नेगेटिव इक्विटी वाली एंटिटी ले गए। हम IMF प्रोग्राम में थे, अभी भी हैं, हम उसको नहीं करवा सके उस वक्त अप्रूव। सिमिलरली अगर हम कहते हैं जी सिर्फ 75% होगा, तो आरिफ हबीब साहब का कोई इंटरेस्ट नहीं था उसके अंदर। एक ग्रुप का ख्याल था तब्बा साहब का कि अगर गवर्नमेंट इसमें रहेगी तो उन्हें आसानी होगी, इन द सेंस कि कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक नेविगेट करना है, एक ट्रांजिशन है पूरे प्रोसेस में टेक ओवर के बाद। आरिफ हबीब साहब का ख्याल था कि नहीं, हमें क्विक डिसीजन मेकिंग करनी है। अब देखें ना, उन्होंने कल रात को ली है, आज उन्होंने अनाउंस कर दिया कि मैं 65 प्लेन पर हम लेके जाएंगे। ये इनके डिसीजन है। तो अगर हम ये ना करते तो शायद ये बिडिंग होती ही ना, पहली बात। दूसरा जवाब इसका यह है कि गवर्नमेंट को
ये फैसला करना होगा कि हमें जो स्टेक्स रखने हैं उसका मकसद क्या है। जैसे आपने फरमाया कि मकसद खाली यही हो सकता है किसी भी कमर्शियल एंटिटी में स्टेक रखने का कि हमारे पैसे बने, गवर्नमेंट के पैसे बनेंगे, मुल्क के पैसे बनेंगे, अवाम के पैसे बनेंगे। लेकिन जो हम बेचेंगे आज, जो 135 बिलियन इन्वेस्ट होगा पीआईए में, उसके बाद उसकी जो वैल्यू बनेगी, जो कि बनेगी 180 अरब, ये वैल्यू 180 अरब उस इन्वेस्टमेंट के बाद बनेगी, उससे पहले नहीं बनेगी। और उसकी वजह से हमें हमारे 45 बिलियन मिलेंगे। ये 45 बिलियन जो कैश मिलेगा, इसको हम कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि उसको हम पीआई में रखें। हाँ, पीआई बेहतर होगी, उसका स्टेक, उसकी वैल्यू बढ़ेगी, लेकिन आप कहीं और इन्वेस्ट करेंगे तो उधर भी वैल्यू बढ़ेगी। तो ये तो एक इकोनॉमिक कमर्शियल डिसीजन है कि आप कहाँ इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन अगर बिडर की रिक्वायरमेंट है कि उन्हें 100% चाहिए, तो आपके पास ये चॉइस है, या तो आप उन्हें ना बेचें या आप उन्हें 100% बेचें। नाज़रीन, इसी सूरत हाल पे, क्योंकि जो ये इन्होंने क्लैरिफाई किया कि जो री इन्वेस्टमेंट आएगी वो री इन्वेस्टमेंट कैसे होगी, जो गवर्नमेंट की किटी में आएगा, गवर्नमेंट उससे क्या कर सकती है, वो भी गवर्नमेंट के पास ऑप्शंस हैं जो गवर्नमेंट एक्सरसाइज कर सकती है। लेकिन साथ में जो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन है, उसके बिक जाने से जो अहम फिस्कल लीकेजेस हैं या जो फिस्कल ब्लैक होल है, जिसमें मुसलसल पाकिस्तान तकरीबन 700 अरब रुपए के एक्यूमुलेटेड लॉसेज हैं, आप ज़रा सोचें कि उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या थी। अगर ये 700 अरब रुपए पीआईए के लॉसेज में ना जाते तो इससे कितने अस्पताल, कितने ब्रिजेस, कितनी सड़कें, कितनी पानी पीने की सहूलियात या कितने बच्चों को तालीम मुयसर हो सकती थी अगर इसका इस्तेमाल दुरुस्त तरीके से होता। तो गवर्नमेंट बार बार कह रही है कि हमारा मकसद पैसे कमाना नहीं, बल्कि हमारा मकसद इसमें होने वाले लीकेजेस को रोकना है, जिसमें हम सक्सेसफुली कामयाब हुए और हम इन्वेस्टमेंट जनरेट करने में कामयाब हुए। तार साहब ने लॉसेस के बारे में बताया कि पहले किसी ने कितने अरब कहा, किसी ने कितने अरब कहा। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तार साहब ने जो कहा, जरा लॉसेस के बारे में पीआईए के आपको जरा सुनवाते हैं। प्राइवेटाइज हो रही है, पीआईए प्राइवेटाइज हो रही है कि कभी 35 अरब था, कभी 50 अरब था। 2023 में लोगों ने कहा कि जी 75 अरब जो है वो एनुअल लॉस हुआ है। वो अब सरकारी खजाने पे बोझ नहीं होगा, वो टैक्स पेयर्स की जेब से उस लॉस के पैसे को कवर करने के लिए कोई रकम अदा नहीं करनी पड़ेगी। इसका आप ओवरऑल अगर बेनिफिट देखें तो मैं समझता हूं कि जहां पे फाइनेंशियल एक्सपर्ट पूरी दुनिया के इस पे बात कर रहे हैं, मैं इंटरनेशनल मीडिया को देख रहा था, वहां पे इसकी पजीराई पाई जा रही है। इसको एक अच्छा और एक बहुत जबरदस्त प्रोसेस करार दिया जा रहा है। तो ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज में से जो एक एफपीआर के रिफॉर्म्स थे वो बड़ी तेजी से चल रहे हैं, और एक होम ग्रोन इकोनॉमिक एजेंडा था, बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये समझता हूं कि ये जो पीआईए के हवाले से और इसकी लॉस्ट ग्लोरी को रीगेन करने के हवाले से एक सफर था, उसका बड़ी अच्छे तरीके से आगाज हो चुका है। और स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस की जो प्राइवेटाइजेशन है ये बड़ी तेजी से आगे बढ़ेगी, क्योंकि जब हम आए थे हमने एक नारा लगाया था कि द गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस बीइंग इन बिजनेस। नाज़रीन, ये तो हुकूमती मौक़िफ़ है। मज़ीद जानते हैं हुकूमती मौक़िफ़ मुशीर वज़ारत ख़ज़ाना प्रोग्राम में साथ होंगे, उनसे सवालात उठाएंगे अहम नौयत के, ख़ास तौर पे जो इसके इर्द गिर्द तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इसकी ट्रांसपेरेंसी, इसकी वैल्यूएशन और इसके पाकिस्तान की मईशत पर जो इम्पैक्ट है उस पर बात करेंगे एक मुख्तसर ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब मुशीर वज़ारत ख़ज़ाना खुर्रम शहज़ाद साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। खुर्रम शहज़ाद साहब, खुशामदीद प्रोग्राम में। ये बताएं कि प्राइवेटाइजेशन पीआईए की आफ्टर 2 डिकेड्स ऑलमोस्ट अ मेजर प्राइवेटाइजेशन, ये कितना बड़ा माइलस्टोन है फॉर पाकिस्तान इकोनॉमी? जी सैफान, बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में लेने के लिए। देखें, हिस्टोरिक है, ये हिस्टोरिक दिन है। और ये आपको पता है कि पीआईए, हम हमेशा आपके प्रोग्राम में भी डिस्कशन करते आए कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स जो है वो बड़े मुश्किल हैं, नहीं होते, और बिल नहीं है, और इसके साथ साथ ये बड़े जो हाथी हैं जो कि मेन जो है वो बोझ हैं पाकिस्तान की जो है वो टैक्स पेयर के ऊपर, पाकिस्तान की जो है वो फाइनेंसेस के ऊपर, तो उसको अब जाके जो है वो टेकअप किया है। और ये एक बड़ा माइलस्टोन है जिसमें अब दुनिया पाकिस्तान को सीरियस देना दोबारा से शुरू हो गई है। और खासकर ये देखा जा रहा है कि पॉलिटिकल विल इसमें नजर आई है, क्योंकि पहले तो यही इश्यूज थे कि इसे हेड ऑन नहीं लिया जाता था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी डेवलपमेंट है, बहुत अच्छा मोमेंटम से भी होगा। और आप देखें कि बैनुल-अक़वामी जरीदे जो हैं अब ये तारीफ कर रहे हैं, लिख रहे हैं कि अब पाकिस्तान जो है वो सीरियस इकोनॉमी बन रहा है और ट्रैक पे चीजें हैं और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स कंटिन्यू होते हैं, उससे बहुत फर्क पड़ेगा और सस्टेनेबल ग्रोथ
और एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ भी इसी के थ्रू आएगी। अच्छा खुर्रम साहब, इसमें दो तीन चीजें, जैसे एक तो वैल्यूएशन पे एतराज, लोग कह रहे हैं कि बहुत सस्ते बिक गई, और ये एक लेमैन अंदाज में मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि वो कहते हैं जी 10 अरब आएंगे हुकूमत को, तो 125 तो रीस्ट्रक्चर री इन्वेस्टमेंट हो रही है, तो 92.5%, तो क्या ये वाकई में सस्ते दाम हो गई है, क्या हुआ? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। देखें, बहुत सिंपल सा मैं आपको बताता हूँ, 180 अरब रुपए की वैल्यू इसकी लगी है, बोली लगी है 180 अरब की, और इसकी जो बिड प्राइस थी, यानी कि जो बोली की जो मिनिमम प्राइस दी गई थी गवर्नमेंट की तरफ से, वो 100 अरब थी। तो 180 अरब जो है वो 100% की है, और 125 अरब 100 से जब 125 गई है तो वो 75% की बनती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि 180 अरब में 125 अरब जो है वो कंपनी के अंदर इन्वेस्ट होंगे, और 55 अरब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास आएंगे। ये बहुत सीधा सा मैंने आपको सिंपल तरीके से बता दिया है कि 55 अरब रुपया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को मिलेगा और 125 अरब कंपनी में जाएंगे, यानी कि इन्वेस्टर्स जो आ रहे हैं वो 55 अरब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को भी देंगे, और 125 अरब उसको रिवाइव करने में लगाएंगे इन द नेक्स्ट 3 to 5 ईयर, जिसकी वजह से एविएशन सेक्टर, एयरलाइंस, और फिर आगे जाते हुए आपकी ट्रांसफॉर्मेशन जो होगी एयरपोर्ट्स की भी हम करेंगे इंशाल्लाह। आगे जाते हुए आप देखेंगे कराची, लाहौर, इस्लामाबाद के लिए भी हम ऑपरेटर्स लाएंगे, और इसमें जो है प्राइवेट सेक्टर आएगा और वो रिवैम्प करेगा ये एयरपोर्ट्स को भी, और ओवरऑल एविएशन सेक्टर आपका टर्न अराउंड होगा, जिसकी वजह से आपकी ग्रोथ, इन्वेस्टमेंट और आपकी जो टूरिज्म है, कनेक्टिविटी है, वो बहुत बेहतर होगी। अच्छा, ये क्या वजह है खुर्रम साहब कि इसको एक नेशनल फ्लैग कैरियर जो था विद इन जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं, इसी तरफ रहा ये मामला, ये जिसे कहा जाए कि जो शोज नहीं हुए, फॉरेन इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट नहीं किए गए, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दिस? नहीं जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखें, ये बाय स्ट्रक्चर ऐसा रखा गया था क्योंकि एयरलाइन बिजनेस जो होता है वो हाईली स्ट्रेटेजिक रेगुलेटेड बिजनेस होता है, और इसमें मेजर होता है मेजॉरिटी उसकी रखी गई ताकि लोग इन्वेस्टर्स को चलाएं, और बाहर की जो एयरलाइंस की आप कह रहे हैं अंदर जो इनके कैटेगरी में, और साथ में एज जेवी जो भी पार्टनर्स वो आए, पिछली मरतबा भी जो है लास्ट एक ट्रायल किया था उसमें भी, तो इसमें ऐसा नहीं है कि फॉरेन इन्वेस्टर नहीं है, इसमें जेवी पार्टनर है, कंसल्टेंसी के लिए बहुत सारे फॉरेन पार्टनर्स ही साथ है। और अब मैं आपको ये भी बताता हूँ कि आपने देखा जो विनिंग बिडर है उसने ये कहा कि मैं 100% लूंगा, भी लेंगे, उसमें लोकल एक और बड़ा ग्रुप शामिल हो गया है, और उसके साथ ये भी प्लान है, तो खुद प्लान है जो है वो एयरलाइंस हैं तो अलाउ भी नहीं पाकिस्तान। अच्छा खुर्रम साहब, थोड़ी सी आवाज आप कट के अगर आ रही है, अगर हम इसको रिकनेक्ट कर लें, एक ब्रेक ले लेते हैं नाज़रीन। खुर्रम शहजाद साहब साथ मौजूद हैं, अहम तरीन गुफ्तगू, एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं, खुर्रम शहजाद साहब से बात करते हैं ब्रेक पर। अच्छा खुर्रम साहब, ये जो आप फॉरेन इन्वेस्टर्स का बता रहे थे कि फॉरेन इन्वेस्टर्स क्यों नहीं थे, ये वजाहत अगर कर सके क्यों नहीं थे फॉरेन इन्वेस्टर्स इसमें? जी, मैं यही बता रहा हूँ कि इसमें रखा इस तरह से गया था कि लोकल इन्वेस्टर मेजॉरिटी में होगा, लोकल जो ग्रुप्स होंगे वो मेजॉरिटी में होंगे, क्योंकि एक रेगुलेटेड बिजनेस होता है, हाईली रेगुलेटेड बिजनेस होता है, और उसमें स्ट्रेटेजिक जो है इंटरेस्ट जो है वो लोकल साइड पे ज्यादा रखा जाता है, ताकि 51% या 75% लोकल ग्रुप ले, उसके साथ एज पार्टनर आ सकते हैं। और वो वैसे भी थे, कुछ एयरलाइंस भी थी और कुछ कंसल्टेंसी कैटेगरी में भी जो है एविएशन के लोग रहे हैं इनके साथ, सबके साथ। और आगे जाते हुए आपने देखा है जो विनिंग बिडर है वो ऑलरेडी ये कह रहा है कि जी रीजनल एयरलाइंस जो है इंटरेस्ट शो ऑलरेडी कर रही हैं जेवी पार्टनर्स। और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान प्राइवेटाइजेशन कमीशन ने एक और काम ये किया है कि 2 पार्टनर्स अलाउ किए हैं कि आपके साथ आ सकते हैं, और फॉरेन को एयरलाइन आना चाहती है जो कि लग रहा है हमें कि आएगी विनिंग बिडर के साथ, वो भी ज्वाइन कर सकती है इनके साथ, और वो आएंगी, आप देखिएगा। अच्छा सर, ये बताएंगे ये जो इस जो कहा जा रहा है ना कि PIA विल फाइंड इट्स लॉर्ड्स ग्लोरी, तो ये इज इट एक्सपेक्टेड, और कैसे होगा, ये मुमकिन कैसे होगा, ये क्या नजर आता है आपको? मैं आपकी आवाज नहीं सुन सका, क्या कह रहे हैं? नहीं, जो कहते हैं कि अपनी ग्लोरी PIA जो है वो वापस हासिल करेगा, वो कैसे मुमकिन होगा, क्या प्लान है, क्या स्ट्रेटेजिक, किस तरह से प्लानिंग करेंगे, क्या होगा मुमकिन? आप 125 अरब रुपए का जो इन्वेस्टमेंट प्लान है वो यही तो है कि 18 जहाजों से उठाकर कम से कम 38 जहाजों पे जाना है, और वो तो बिडर ने कह दिया कि मैं 60-65 जहाज लेके जाऊंगा। सेकेंडली, जो 4 मिलियन लोग इससे सफर करते हैं PIA से, वो 70 लाख होंगे, यानी कि 40 से 70 लाख का प्लान है।
उसके अलावा डेस्टिनेशंस को बढ़ाने का प्लान है, उसके अलावा आपकी जो है डायस्पोरा को पूरे को कैटर करने का प्लान है, उसके अलावा पूरी की पूरी जो इसकी जो और बिजनेस हैं इसके साथ पीआईए के जो इसके साथ हैं उनको एक्सपैंड करने का जो है प्लान है। तो वो ग्लोरी जो है ना वो इसलिए कहा जाता है कि जी इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट होनी है इसके अंदर, तो नेचुरली कंपेटिटिव बिजनेस बनना है ना इसने, तभी जाके अपनी ग्लोरी अचीव करेगा। तो आई एम श्योर कि इसमें इतना पोटेंशियल है, चाहे वो ग्रोथ हो, चाहे इन्वेस्टमेंट हो, लोगों को ऐड करना हो, सब कुछ इसमें। देखिए सबसे बड़ी बात क्या होती है सैफान, कि आपके यहाँ डिमांड है या नहीं है। वो डिमांड बिल्कुल आपके यहाँ सॉलिड डिमांड है आपके यहाँ, और 25 करोड़ लोग आपके यहाँ हैं और 1.25 करोड़ जो अभी 18% मार्केट शेयर होल्ड करता है ना 2024 के मुताबिक, स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक। तो हम ये एक्सपेक्ट करेंगे जो एक सर्विस आज भी 30% शेयर इसका है, और ये किसी जमाने में 60% होता था, इससे भी ज्यादा होता था। तो वो दोबारा अचीव कर सकता है ना जी, तो क्यों नहीं कर सकता? जब इसने हिस्ट्री में किया और एयरलाइंस बनाई है इसने, वो सारी चीजें इसके पास है। देखें एक मर्तबा एक ग्लोरी वो अचीव कर चुका है, बीच में 30 साल 25 साल जो है स्ट्रगल किया है बिकॉज ऑफ मेनी रीजंस। वो दोबारा से बेहतर हो सकता है क्योंकि डिमांड तो बड़ी है अपनी जगह। जैसे दूसरी एयरलाइंस अगर प्रॉफिटेबल हैं और बेहतर काम कर रही हैं और एक गवर्नमेंट ओन ऑर्गेनाइजेशन नहीं कर रही थी, इसका मतलब है कि ये साफ जाहिर था कि उसमें बहुत सारी ऐसी इंटरफेरेंसेस थी जिसकी वजह से वो खराब हुई है। तो उसको दोबारा प्राइवेट सेक्टर आके उसको दोबारा ऊपर लेके जाएगा, बेहतर करेगा। तो क्यों ना इसको हम एक्सपेक्ट करें कि ये बेहतर कर सकता है। अच्छा, और ये बताएं, सब कुछ है। ये जो हमने देखा कि तनकीद जो सियासी हुई वो तो अपनी जगह, पीपल्स पार्टी के एक रहनुमा का मैं बयान सुन रहा था, वो कह रहे थे कि ये 2024 में प्रॉफिट में आया, कैलेंडर ईयर 24 में वो आया। चले हमें पता है कि डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी थी, उसको टैक्स एसेट था, उसको रियलाइज किया, प्रॉफिट्स हुए। तो कहते हैं 2024 से पहले प्रॉफिट में आया और जैसे ही प्रॉफिट में आया तो गवर्नमेंट ने इसे बेच दिया। यानी एक तरह से इदारा बेहतर हो रहा था तो हमने बेच दिया, आपकी गवर्नमेंट ने, पीपल्स पार्टी ने तनकीद की है। क्या जवाब है? ये तो देखें, ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सैफान। यहाँ पे कॉल है ना, ये कॉल लेनी है कि क्या प्रॉफिटेबल हो तो उसको बेचना चाहिए या लॉस मेकिंग को बेचें। तो एक्चुअली तो होना ये चाहिए कि बिजनेस में गवर्नमेंट को नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट की प्रिंसिपल कॉल ये है ना कि जी गवर्नमेंट हो, स्टेट को बिजनेस में होना ही नहीं चाहिए, वो इररिस्पेक्टिव के प्रॉफिटेबल हो या। और ये अच्छी बात है, जब वो बेहतर होना शुरू हुआ है तभी तो इन्वेस्टर लेगा उसको। आप मुझे खुद बताएं, हम कोई चीज अगर अपनी कोई एसेट बेचने जाते हैं तो हम उसको पहले बेहतर करते हैं या नहीं करते, या हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जी जिस हालत में बेच दें बस और जो कीमत मिलती है ले लें और हम उसको बेहतर ना कर सके, जबकि उसमें पोटेंशियल हो बेहतर करने का। तो वो किया गया है, तभी तो उसको स्ट्रक्चर किया है, अलग से बेहतर किया है, सफाई की है उसमें, और अपने जो मेन एसेट से बड़े उनको नहीं दिया हमने। होटल जो है वो बाहर के 2 बड़े होटल्स हैं उनको अलग किया है, इसी तरह से कुछ लाइब्रेरीज में डाली हैं, कुछ उसमें अलग किए हैं। ये साफ सुथरी चीज करके दिए ताकि इन्वेस्टर का इंटरेस्ट आए। देखें आप अच्छे स्ट्रक्चर करेंगे, साफ सुथरी चीज बनाएंगे, अगर आप सही चीज इन्वेस्टेबल चीज करेंगे तो लोग आएंगे, अगर नहीं करेंगे तो फिर कभी भी चीजें नहीं बिकेंगी, हमेशा लॉसेस होंगे। ग्लोबल स्टैंडर्ड अभी खुरा साहब जो अगर ये जो एक पहले क्लीन बैलेंस शीट और दूसरा जो ये मैंडेटरी री इन्वेस्टमेंट जो मैं देख रहा था, जो मॉडल्स प्राइवेटाइजेशन के इंटरनेशनली हैं, तो ये अकॉर्डिंग यानी 3-4 जो हुई वो उसमें ये हुआ फॉलो किया गया, तो इट इज अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस जो हुआ कि एब्सोल्युटली जो एडवाइजर इसमें है। आप देखें ग्लोबल एडवाइजर्स उनका टॉप टीयर्स में नाम आता है, मैं अर्नेस्ट एंड यंग की बात कर रहा हूँ। तो आपको ग्लोबल एडवाइजर्स जो हैं वो यहाँ पे आके एडवाइस कर रहे हैं, फिर आपकी टीम बहुत केपेबल है, फिर प्राइवेटाइजेशन कमीशन चेयरमैन से लेकर फाइनेंस मिनिस्टर से लेकर आप देखें, मतलब उनके एक्सपीरियंस देखें ना, उनका एक्चुअल कैपिटल मार्केट से लेकर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग से लेकर इकोनॉमी से लेकर हर चीज का एक्सपीरियंस है। तो ये कैसे हो सकता है कि कोई कोताही होगी या कोई जो अच्छी चीज ना होगी, स्टैंडर्ड बेस्ट प्रैक्टिसेस नहीं होगी? ये तो मेरे ख्याल में ये एक्सपेक्ट करना भी ठीक नहीं है। लेकिन आज जो डील हुई है इसका लार्जर कॉन्टेक्स्ट ये है कि भाई 700 अरब के आपने लॉसेस किए हैं 2024-25 तक, और आपने जो है वो लॉसेस अब आप बेयर नहीं करेगा, टैक्स पेयर मेरा अब ये लॉसेस बेयर नहीं करेगा। इसके अलावा जो मैं हर साल पैसे डालता था इसके अंदर वो नहीं जो है टैक्स पेयर बेयर करेगा। तो देखिए ये बड़ी चीज है ना कि आपने एक वो चीज निकाल दी जो आपके एक मतलब उन एसओईज में से थी जो कि सबसे बड़े लॉसेस करती थी और आपको नुकसान पहुंचाती थी। तो हम हमेशा ये कहते थे कि जी ये तो हो ही नहीं सकती, इसको करते ही नहीं है, और ये देखें ये इतना बड़ा जो है नुकसान करती है, इनको क्यों नहीं प्राइवेटाइज करते। आज वो प्राइवेटाइजेशन सिर्फ नहीं हुई है बल्कि आपको वो वैल्यू मिली जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं की थी। क्यों? आपने एक कंपेटिटिव प्रोसेस रन किया, ट्रांसपेरेंट प्रोसेस रन किया, कंपटीशन लेकर आए, फायदा हुआ टैक्स पेयर का। अच्छा मैं खुरा साहब एक बस आपसे ये बात मुझे बताएं कि जो लास्ट इसकी बिडिंग एक्सरसाइज थी उसमें इसकी वैल्यूएशन जो 10 बिलियन और जो एक रियल एस्टेट ग्रुप था जो इसमें था, तो ये इन दीज मंथ्स इन दीज जो टाइम बीच में था इन बिटवीन, ऐसा क्या फर्क पड़ा कि जो ये एकदम इतनी तब्दीली आई? क्या फर्क क्या पड़ा बीच में?
देखें उसके अंदर तो रिस्ट्रक्चरिंग में बेहतरी की ना, टैक्सेस में उसमें जो है जहाँ पे जीएसटी था, सेल्स टैक्स, जो कि इंपोर्ट्स पे था, इंपोर्ट यानी कि आप लीज करते हैं, इंपोर्ट पार्ट्स इंपोर्ट करते हैं, जहाज इंपोर्ट करते हैं, उसमें हमने टैक्स लगाया हुआ था। और वो टैक्सेस दूसरे एयरलाइंस में नहीं है जो कम्पीट कर रही होती हैं, रीजनल एयरलाइंस। तो कैसे आप कम्पीट कर सकते हैं? उसको हमने जाके आईएमएफ के साथ डिस्कस किया और हमने आईएमएफ से भी ये कहा कि जी ये स्ट्रक्चरल बेंचमार्क है, आप इस पे हमें जो है ना वो इस तरह से हमें करने दें ताकि स्ट्रक्चरल बेंचमार्क भी अचीव हो और आगे जाते हुए आपका ही प्रोग्राम बेहतर होगा और हमारे लिए भी बेहतर होगा। तो उन्होंने बिल्कुल माना, उन्होंने बिल्कुल कहा कि ये बिल्कुल एक आप सेंसिबल बात कर रहे हैं, तो उन्होंने वो छूट जो है ना वो फिर एग्री की। फिर हमने जो है दूसरी चीजों में उनको थोड़ी सी इक्विटी में डेफर्ड टैक्स एसेट था वो हमने थोड़ा सा उनको बेहतर कर दिया, थोड़ा सा डेट और निकाल के हम होल्डिंग कंपनी पे ले गए। तो ये स्ट्रक्चरिंग बेहतर की जिससे वो इन्वेस्टेबल बन गई, जिससे इन्वेस्टर्स के जो कंसर्न्स थे लास्ट टाइम वाले वो हल हो गए। तो आपकी चीज में देखे ना, मैंने अगर उसको एक 10 रुपए का फायदा दिया, उसने मुझे 50 रुपए की वैल्यू दे दी, तो मुझे 4 टाइम्स उसने बेहतर भी कर दिया। ये इंपॉर्टेंट है या नहीं? सही। अच्छा, आप थोड़ा मैक्रो इकोनॉमिकली थोड़ा समझा दीजिएगा, क्योंकि एक तो जो इस तरह आपने कहा कि एक तो फिस्कल ब्लैक होल था, एक हमारा पैसा जाया जा रहा है, इस 700 अरब से हम बहुत कुछ हो सकता था जो लॉस हुए, ये भी। और थोड़ा सिग्नलिंग के लिहाज से बताइएगा कि सिग्नलिंग पे क्या इंपैक्ट है लोकल और फॉरेन इन्वेस्टर्स दोनों के लिए। पहले थोड़ा फिस्कल साइड के लिहाज से बताइएगा जी। देखिए, सबसे पहली बात है जैसे मैंने कहा कि 700 अरब का होल आपने कर दिया था, कर्जा लेते जा रहे थे, कर्जा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पे कर रही थी, टैक्स पे करता जा रहा था और उसके अलावा कोई इन्फ्लो नहीं था, टैक्स टैक्सेस लूज कर रहे थे और कर्जे भी चढ़ रहे थे। तो आज वो कर्जे भी उतर रहे हैं आपके, उतरेंगे भी मजीद और आपके टैक्स उल्टा आपके पास आएगा। ये देखें, जो भी इतनी बड़ी वैल्यू लगाता है तो वो सोच के लगाता है कि मैंने इसको टर्न अराउंड करना है, बेहतर करना है, प्रॉफिटेबल बनाना है इसको और फीजिबल बनाना है। जब फीजिबल होता है तो टैक्स आता है आपके पास, तो टैक्स पेयर का टैक्स उल्टा आएगा और आपकी फिस्कल जो बर्डन था वो आपका बिल्कुल हट गया, कम हो गया बहुत। और उसके साथ साथ आगे जाते हुए आपको जो ये सिग्नलिंग की आपने बात की, बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आज पाकिस्तान को ग्लोबल जो है कम्युनिटी देख रही है, इन्वेस्टर कम्युनिटी, के स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स की बात नहीं हो रही, खाली ये करके दिखाया है और एक बड़ी चीज करके दिखाई है जिससे मोमेंटम क्रिएट होगा। और मैं आपको बताऊं, जब ट्रांजैक्शन हम कर रहे थे उसी वक्त से दोबारा मजीद इंटरेस्ट आना शुरू हो गया था। ऑल्दो हम लीगली वो उस तरह से नहीं जा सकते थे क्योंकि जो बिडर्स हमने फाइनलाइज की थे उन्हीं के साथ जाना था आगे। उसके अलावा भी बहुत इंटरेस्ट आना शुरू हो गया कि जी हमें भी इसमें जाना है, ट्रांजैक्शन में जाना है, हमें भी कुछ शेयर चाहिए, कुछ स्टेक्स चाहिए, कुछ हमें कंसोर्शियम का पार्ट बना दें। तो वो एक जो होता है ना कि जी इंटरेस्ट, वो आना शुरू हो गया पाकिस्तान में। तो इसका मैं आपको बताऊं मोमेंटम बहुत बेहतर होगा इस एक बड़ी ट्रांजैक्शन की वजह से जो फॉलो थ्रू होगा इंशाल्लाह। सही। और इसका अगर मैं आम जबान में पूछूं कि अनएम्प्लॉयमेंट पर, इन्फ्लेशन पर, ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ पर सस्टेनेबल इन द नियर टर्म और द मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होगा, और प्राइवेटाइजेशन के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो क्या क्या हैं, जो मंसूबे हैं, जो पाइपलाइन में जो आगे देख सकते हैं? देखिए, एक तो ये कि जब आपकी एविएशन इंडस्ट्री बेहतर होती है, आपके यहाँ जब कोई एयरलाइन बेहतर होती है, आपके यहाँ एविएशन सेक्टर बेहतर होता है, तो वो, और खासकर आपके पास जब पोर्ट्स हों, तो ये टूरिज्म से लेकर, ट्रेड से लेकर और ग्रोथ इन्वेस्टमेंट से लेकर और आपकी एम्प्लॉयमेंट से लेकर हर चीज पे पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है। आप देखें जो पीसी चेयरमैन थे, उन्होंने आज जो ब्रीफिंग की उसमें उन्होंने बहुत डिटेल में बताया कि कैसे जो मिडिल ईस्टर्न एयरलाइंस है जो बड़ी है दुनिया की, जिसमें आपके एमिरेट्स भी है, जिसमें आपके सऊदी भी है, जिसमें कतर भी है, तुर्किश, बहुत सारे हैं, इनकी जाके आप देखें कॉन्ट्रीब्यूशन 18% जो है कॉन्ट्रीब्यूशन है जीडीपी में, जो 9% कॉन्ट्रीब्यूशन है एम्प्लॉयमेंट में। तो हमारे कितनी है? 1%। कितना बड़ा रूम है, हालांकि हम उनसे कितनी बड़ी जो है वो मार्केट है और कितनी बड़ी पॉपुलेशन है। हम पूरे मिडिल ईस्ट शायद इतना बड़ा नहीं होगा जितनी हमारी सिंगल कंट्री की पॉपुलेशन है। तो कहने का मतलब ये है कि एयरलाइन बेहतर होगी तो आप compete भी कर सकते हैं और कितनी कनेक्टिविटी हो सकती है। आप देखिए, 1.25 करोड़ डियास्पोरा है आपकी बार, जो कि आना चाहती है डायरेक्ट फ्लाइट्स लेके, और ये एक ऐसी एयरलाइन है हमारी अपनी जो ओन एयरलाइन है PIA, जो कि डायरेक्ट जा सकती है। इसके पास राइट्स हैं, इसके पास कितने मल्टीपल 90 80 90 जो है वो डेस्टिनेशन के राइट्स हैं। तो वो ये सारी चीजें कन्वर्ट हो सकती हैं। इन्वेस्टर देखेंगे कितना पोटेंशियल है इसके अंदर, तो इसका इकोनॉमिक ग्रोथ पे बहुत बड़ा जो है इम्पैक्ट पड़ता है। जब एक एयरलाइन अच्छी हो, एयरपोर्ट्स बेहतर है आपके यहाँ, कनेक्टिविटी बेहतर है और आप ग्लोबली जो है ना आप जो है वो इंटीग्रेटेड है, तो इससे बड़ा फर्क पड़ता है ग्रोथ पर हर चीज। और सेकंड, आपने कहा कि प्राइवेटाइजेशन पे और क्या आ रहा है, देखिए बहुत सारी चीजें और हैं। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, ये जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, इसका फर्स्ट बैच आ रहा है, इसमें भी लॉस मेकिंग बहुत सारी है, इनको भी बेहतर किया जा रहा है। दूसरा, फिर रोजोवेल्ट होटल आएगा, 3 एयरपोर्ट्स आएंगे आगे इंशाल्लाह, कुछ बैंक से आगे आएंगे, ज़राए तरक्याती बैंक के, और हाउस बिल्डिंग फाइनेंस, बहुत सारी हैं ट्रांजैक्शन आगे आएंगी क्योंकि मोमेंटम अब बन रहा है। फर्स्ट वुमेन बैंक कर लिया है, ये कर लिया है, यूटिलिटी स्टोर को बंद किया है। तो ये सब
मोमेंटम क्रिएट करेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया खुर्रम शाह साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन कर अपना मौक़िफ़ दिया, मुस्तकबिल का मंजरनामा भी बताया, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की प्राइवेटाइजेशन के बाद और क्या क्या पाइपलाइन में है, और ख़ास तौर पे PIA की प्राइवेटाइजेशन से मुतालिक जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं या ख़दशात हैं वो क्या हैं, वो हमने कोशिश किया कि मुशीर वज़ारत ख़ज़ाना खुर्रम शाह साहब से डायरेक्टली पूछ सकें जो सवाल इस वक्त आवाम के जहनों में। एक ब्रेक के बाद आएंगे, इससे मज़ीद तज्ज़िया, मज़ीद तबसरा इस सूरत हाल PIA की प्राइवेटाइजेशन पर। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। कम्युनिकेट करनी चाहिए और डिबेट होनी चाहिए थी प्रायर टू बिडिंग, ताकि लोगों को कुछ तज्जुब ना होता। आप बेस प्राइस ना भी अनाउंस करें, लेकिन आप बेस प्राइस के क्राइटेरिया तो डिस्कस कर सकते हैं ना। अच्छा, और दूसरा ये कि इसमें फॉरेन, हम ये कह रहे हैं कि सिग्नलिंग होगी मैक्रो इकोनॉमिकली फॉर लोकल इन्वेस्टर्स, तो फॉरेन इन्वेस्टर्स इसमें हमने जान के स्ट्रक्चरली इसको तरह डिजाइन किया था कि ना कोई ऐड था इंटरनेशनल, ना कोई रोड शोज थे, तो व्हाई वाज दिस, क्यों ये इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की वजह से था, या वाज देयर सम एल्स रीजन के FDI की अट्रैक्शन ही नहीं थी टुवर्ड्स PIA? पहली बात तो ये है कि कोई स्ट्रेटेजिक इसकी वैल्यू नहीं है एसेट की। एक कंपनी है, पूरी दुनिया के अंदर इंटरनेशनल एयरलाइन चलती हैं प्राइवेट सेक्टर में, ये तो हमने वैसे ही हवा बनाया हुआ है। दूसरी चीज ये है कि इस दफा आई थिंक गवर्नमेंट को उम्मीद नहीं थी कि कोई फॉरेन इन्वेस्टर आएगा, इन्होंने कोई इसकी मार्केटिंग नहीं की। जहां मुझे तज्जुब ये हुआ है कि इन ग्रुप्स के अंदर जिन्होंने भी बिड किया, दो जो फाइनल ग्रुप थे बड़े, दोनों के अंदर एज सच कोई बड़ी एविएशन कंपनी या एयरलाइन इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पर नहीं थी। एक ग्रुप ने पेगासस को एज ए कंसल्टेंट रखा हुआ था, जिस ग्रुप ने बिड जीती है उनके पास तो कोई भी नहीं है, और ना उनको कोई ऐसी ग्लोबल कंपनी या एयरलाइन चलाने का तजुर्बा है। तो मैं उम्मीद ही कर सकता हूं कि अब लेने के बाद वो किसी कंपनी के साथ या बड़ी एयरलाइन के साथ, टर्किश है या गल्फ की है, उनसे पार्टनरशिप करेंगे ताकि उनको टेक्निकल ऑपरेशनल सपोर्ट और सिस्टम्स मिल सके, क्योंकि ये एक कॉम्प्लिकेटेड। मैंने अभी खुर्रम शहजाद साहब से पूछा था, ये जो मुशीर हैं वो कहते हैं कि वो जो 125 अरब लगा रहे हैं, तो और एक आध और भी कोई कहते हैं कि जब वो 125 अरब लगाएंगे तो वो कंसल्टेंट भी हायर कर सकते हैं। फरूख सलीम साहब कह रहे थे अभी थोड़ी देर पहले कि कंसल्टेंट हायर कर सकते हैं, और कंसल्टेंट जो ग्लोबल होते हैं वो फिर उनको एक्सपर्टीज मैनेजमेंट दे सकते हैं, तो वो तो मिल जाता है कंसल्टेंट्स। तो इज इट ट्रू कि वो कंसल्टेंट तो एक एम्प्लॉई होता है कॉन्ट्रैक्चुअल, जो पार्टनर होता है उसका स्टेक होता है। इसको हमें फर्क समझना चाहिए। अगर किसी बड़ी कंपनी का स्टेक होगी तो वो उसकी ओनरशिप लेगी, अगर खाली कोई एडवाइजर रख लेते हैं एक दो, वो तो सिर्फ अपने मशवरे देंगे और कंपनी चलाने में हेल्प करेंगे, वो भी ठीक है, लेकिन मैंने जो दुनिया में देखा है कि ऐसा एक जॉइंट वेंचर हो तो एतमाद बढ़ता है। अच्छा, दूसरा मैक्रो इकोनॉमिकली इसके क्या बेनिफिट्स हैं? एक तो ये कह रहे हैं कि एक फिस्कल ब्लैक होल था वो बंद हो जाएगा, तो ये मतलब पैसा कमाना इंटेंशन नहीं, लेकिन पैसा गंवाना, उसको रोकना इंटेंशन है। अगर इस देखा जाए तो ये एक प्लस पॉइंट है, या और भी कोई बेनिफिट्स आपको नजर आते हैं इसके? जी, दो प्लस पॉइंट दिखते हैं मुझे फिस्कल साइड से। एक तो ये है कि जो लीकेज है, जो लॉसेस को, होल का गैप फिल किया जाता था, वो रुक जाएगी। दूसरा ये है कि IMF भी कुछ सेटिस्फाई हो जाएगा, क्योंकि IMF इनको कब से स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस की रिफॉर्म के ऊपर तो पुश कर रहा है प्रायर एक्शन में। तो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के ऊपर तो यही है, लेकिन वैसे 30 से 40 अरब रुपए सालाना का लॉस है, तो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ओवरऑल मैक्रो फिस्कल गैप कोई बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन यकीनन एक पॉजिटिव स्टेप है कि एक आपका जो लॉसेस को आप टैक्स पेयर के पैसे से या कर्ज से भरते थे, अब आपको वो नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, दूसरी एक, क्योंकि मुख्तलिफ ग्रुप्स के मुख्तलिफ राय आई, पीपल्स पार्टी के एक लीडर ने बयान दिया, उन्होंने कहा कि जो ही ये इदारा 2024 में कैलेंडर या 24 में प्रॉफिट में आया, तो वो जो डिफर्ड टैक्स एसेट था जो इन्होंने रियलाइज किया था 24 में, तो वो ये प्रॉफिट में आया और उन्होंने उसको बेचने पे लगा दिया। तो यानी इस तरह का तासुर दिया गया कि जैसे ये इदारा पहले लॉस में था, जैसी प्रॉफिट में आया हुकूमत ने बेच दिया। तो ये बात तासुर, इस तासुर के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप, इस परसेप्शन के बारे में? देखिए जी, प्रॉफिट में वो खुद ब खुद तो नहीं आया ना, आपको इल्म है सफान साहब। प्रॉफिट में तो लाया गया, उसकी बैलेंस शीट को क्लीन किया गया, एसेट को इंसुलेट किया गया, और गवर्नमेंट ने उसके पेपर इशू किए, तो वो तो बैलेंस शीट क्लीनिंग से वो प्रॉफिट में आया।
लेकिन ये मुझे आर्गुमेंट नहीं समझ आता कि प्राइवेटाइजेशन सिर्फ लॉस मेकिंग इदारों की क्यों की जाए। लेकिन असल में तो आपने एक प्रिंसिपल फैसला करना है कि हुकूमत कमर्शियल एंटरप्राइज नहीं चलाएगी, बल्कि प्रॉफिटेबल इदारों को पहले बेचना चाहिए क्योंकि आपको 4 पैसे भी मिल जाए। तो ये पीपल्स पार्टी की मंतक के इदारे की प्रॉफिटेबिलिटी का प्राइवेटाइजेशन से लिंक है, उससे मैं डिसएग्री करता हूँ। ठीक है। अच्छा, दूसरा हम सब क्योंकि सिग्नलिंग के हवाले से खास तौर पे जो इन्वेस्टमेंट सेंटिमेंट है इस वक्त लोकली, आप नज़र भी रखते हैं इस पे, ग्लोबली भी फॉरेन इन्वेस्टर्स का बताइएगा, लोकल बताइएगा कि ये क्या किस तरह रीड किया है इन्वेस्टर्स ने इसको, ग्लोबली भी और लोकली भी कैसे रीड कर रहे हैं इस ट्रांजेक्शन को? ये अब कुछ चीजें सफान क्लियर होने की जरूरत है। अच्छा, ये जो प्राइवेटाइजेशन होती है इसके अंदर कोई फ्रेश इन्वेस्टमेंट नहीं आती, ये तो एक एसेट की ओनरशिप ट्रांसफर होती है जो एसेट ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। हाँ, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट तब आएगी जब उसकी एक्सपेंशन में जाएंगे, मॉडर्नाइजेशन में जाएंगे, नया पैसा लगाएंगे, वो इन्वेस्टमेंट होगी। जो ओनरशिप ट्रांसफर है शेयर हुकूमत के पास से अब एक और के पास चले गए, मुल्क को कोई एडिशनल इन्वेस्टमेंट नहीं आती। तो फॉरेन इन्वेस्टर जो है वो अभी पाकिस्तान की प्राइवेटाइजेशन को आई डाउटेड के सोलली देखेंगे, लेकिन हाँ वो जॉइंट वेंचर्स में यकीनन इंटरेस्टेड हो सकते हैं। अगर कोई पाकिस्तानी ग्रुप लीड लेता है तो वो उसके साथ जॉइंट वेंचर कर लेंगे और उनको कंफर्ट आएगी कि एक मजबूत ग्रुप उनके इंटरेस्ट को यहाँ पे वॉच करेगा। सही। और लोकल इन्वेस्टर्स के हवाले से क्या इसका आपको लगता है? जी, अगर ये प्रॉफिटेबल छोटे इदारे प्राइवेटाइज करते हैं बजाय इसके कि अब ये पाकिस्तान स्टील पे या रेलवे पर लग जाएं, तो वो उसमें यकीनन लोकल इन्वेस्टर को एक अब हौसला मिलेगा कि जी अगर पीआईए जैसा इदारा लोकल इन्वेस्टर ले सकते हैं तो बाकी कंसोर्शियम छोटे इदारों को भी लेकिन जो हमारा तजुर्बा रहा है के इलेक्ट्रिक हो, एतिसलात हो, तो वो खौफ कम हुआ है अब आपको लगता है जिसकी वजह से बड़ा एक इन्वेस्टर सेंटिमेंट वीक हो गया था? जी, ये टाइम बताएगा। आई थिंक द नेक्स्ट ईयर इज क्रिटिकल। देखिए पूरे दुनिया में जो प्राइवेटाइजेशन है वो कोई पेनेसिया या हल नहीं है, इसके बड़े मिक्स्ड रिजल्ट्स हैं। यूटिलिटी की प्राइवेटाइजेशन के ऊपर बल्कि नेगेटिव रिजल्ट्स हैं। तो अब ये 1 साल में अगर तो पीआईए रिवाइव हो जाता है, कंपेटिटिव हो जाता है, कुछ लोगों को सर्विस दिखती है, बेहतर मिल रही है, प्रोफेशनलिज्म की लोग तारीफ करते हैं, फिर तो बात बनती है। लेकिन अगर जैसे आपने केईएससी में देखा, बाकी प्राइवेटाइजेशन में देखा कि जहां से इन्वेस्टर्स ने पहले अपने पैसे रिकवर करने की कोशिश की और इदारे की जो एक्सपेंशन और मॉडर्नाइजेशन को डिले किया, फिर एतमाद नहीं बनेगा। मेरा ख्याल है कि अभी एक डील के ऊपर ये कहना कि इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस रिस्टोर हो गया है, ये ना काफी होगा। अच्छा, ये अभी प्रीमेच्योर। अच्छा, ये क्योंकि ये जो डील है ये इसके बाद जो प्राइवेटाइजेशन है पाइपलाइन में चीजें हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं और कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, तो वो आपको लगता है कि अब एक स्मूथ ट्रांजिशन होगी उस तरफ भी, यानी और जल्दी भी होगी, पेस भी बढ़ेगा उन चीजों का? जी, लगता तो है। देखिए ना, जैसा भी है 2-3 इदारे छोटे भी थे, फर्स्ट वन बैंक था, इसको इन्होंने हैंड ओवर किया, एज सच प्राइवेटाइज तो नहीं किया, लेकिन एटलीस्ट गवर्नमेंट से कंट्रोल चला गया। ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज कि पीआईए एक बड़ा इदारा है, अगर उसकी प्राइवेटाइजेशन स्मूथली हो जाती है तो यकीनन लोकल लोगों का एतमाद बढ़ेगा कि जी हम बिड तो करें ना, लोग सामने आएंगे और देखना चाहेंगे कि उसके अंदर क्या चांसेस। ठीक है, हम बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, प्रोग्राम में ज्वाइन किया, आपने मौके सुना हारून शरीफ साहब का, जो कि साबिक सरबराह बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के तफसीर उन्होंने बताया कि पाकिस्तान की मईशत पर इसके असरात क्या होंगे, मुमकिन तौर पर ये जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स हैं उनके कॉन्फिडेंस को कैसे इम्पैक्ट कर सकता है, वो इसको कैसे रीड कर रहे हैं, और फिर ख़ास तौर पे लोकल यानी मुकामी इन्वेस्टर्स जो हैं वो किस तरफ देख रहे हैं, क्योंकि ये अभी टाइमली बहुत कम इस वक्त जल्दी है कि इसको कहना कि ये इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर सकेगा। एटलीस्ट ये कहते हैं कि 1 साल देखा जाएगा, खास तौर पर इत्तलात और के इलेक्ट्रिक के हवाले से जो हो चुका है माजी में उसको सामने रखते हुए। लेकिन गवर्नमेंट का आपको पॉइंट ऑफ व्यू बताया कि गवर्नमेंट ने कहा जी कि यहाँ से तो इकोनॉमिक ग्रोथ के रास्ते खुल रहे हैं, यहाँ से तो माशी तरक्की के रास्ते शुरू हो रहे हैं, यहाँ से इनफैक्ट माशी तरक्की का आगाज हो रहा है, जो खुरम शहजाद साहब की आपने गुफ्तगू सुनी इस बारे में जो तफसीलन बता रहे थे। फॉर योर फीडबैक यू कैन राइट अस ऑन अ फेसबुक, ईमेल्स एंड एक्स जो आपके सामने फ्लैश कर रहे हैं। देखते रहिएगा, अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा।